हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे पर्वतीय भागों में ही बादल क्यों फटते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और कई सारे श्रद्धालु लोग वहां पर जाने लगे हैं। अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना हुई है, जिससे कई श्रद्धालुओं को जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा है। उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थितियां भी सामने आई हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही इस प्रकार के बादल फटने की घटनाएं अक्सर सामने क्यों आती हैं, और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हालिया घटना क्या है, बादल का फटना, बादल बनने की प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बादल फटने के परिणाम क्या हैं और इसका पूर्वानुमान लगाकर जान माल को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हालिया घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में अमरनाथ में अत्यधिक स्थानीय बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लगभग 16 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बादल फटने से आई बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बाढ़ आने के बाद किस प्रकार से जान माल की हानि हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी अब स्थिति की बात करें अमरनाथ गुफा की, तो इसकी जो स्थिति है वो श्रीनगर में पड़ता है, जो लद्दाख की सीमा से बिल्कुल ही लगा हुआ है। इसको अगर हम मैप में देखें तो ये अमरनाथ की गुफा है और ये जो बाढ़ की स्थिति क्रिएट हुई है ये बिल्कुल ही इसके समीप पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बादल का फटना क्या होता है? कम अवधि में अत्यधिक बारिश का होना और कभी कभी ओले और गरज के साथ में बारिश का होना। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ये क्या कहता है? इसके बादल फटने की जो डेफिनीशन है वो क्या है? लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर से अधिक अप्रत्याशित वर्षा का होना बादल फटने की घटना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर में 31 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई, जो कि परिभाषा के अनुकूल नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की कि 20 से 30 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में अगर एक घंटे में 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है तो ऐसी घटना को क्या बोला जाता है? बादल फटने की घटना बोला जाता है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी जो घटना हुई है यहाँ पे मंदिर में, ये 31 मिलीमीटर की बारिश ही दर्ज की गई है, जो कि इस डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है। अतः ये इस परिभाषा के अनुकूल नहीं है। अतः भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बादल का फटना नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसकी जो है जांच पड़ताल भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है और इसका पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बादल बनने की प्रक्रिया क्या है? जब गर्मियों में सतह का तापमान बढ़ जाता है तो सतह के आसपास की वायु गर्म हो जाती है, जिससे लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है और आसपास के जलीय निकायों का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। जलवाष्प के रूप में ये ऊपर उठने लगती है, वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने लगती है और जब वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बंद हो जाती है, अर्थात वायु संतृप्त हो जाती है, जिसको संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, और इसके बाद ही बादलों का निर्माण होता है और बाद में बारिश होती है। हम यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि गर्मियों में जब भूभाग जो होता है ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ की जो वायु होती है ये गर्म हो जाती है और गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती है, और जिससे यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और ये जो गर्म वायु होती है ये अपने साथ जलवाष्प लेकर ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है? वायु की आर्द्रता बढ़ जाती है और जैसे जैसे ये वायु ऊपर की ओर बढ़ती है और ये संतृप्त होना स्टार्ट कर देती है, और जब ये संतृप्त होने की पूरी कंडीशन में आ जाती है तो इसको ही संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। संतृप्त हो जाना मतलब ये जो वायु है ये अब इससे ज़्यादा नमी को अवशोषित नहीं कर सकती है, तो ऐसी घटना को कहते हैं संतृप्त होना। और संतृप्त होने के बाद
की जो कंडीशन है उसको हम संघनन बोलते हैं। जब कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जाती है इसके बाद ही बादल बनना शुरू हो जाते हैं और बादल बनने के बाद फिर ये बारिश कराते हैं। इसमें ये जो जलवाष्प के रूप में लगभग 80% जो योगदान होता है वो ये समुद्रों के द्वारा ही होता है, यानी कि समुद्र के माध्यम से ही 80% जो हमारा जलवाष्प होता है वो पानी के द्वारा जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है और वायु की आर्द्रता के माध्यम से होते हुए संतृप्त होता है और इसके बाद संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और बादलों का निर्माण होता है। संघनन के बाद बादल और जो कि बारिश करने में सहायक होते हैं। ये जो कंडीशन है ये किस प्रकार से होती है? अगर हम अभी बात करें जून जुलाई का जो महीना रहता है ये गर्मियों का दिन रहता है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम सूर्य और पृथ्वी की लोकेशन की बात अगर हम करें तो सूर्य और पृथ्वी की ये स्थिति रहती है जिसमें ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में लगभग परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो अधिक गर्म रहता है। और भारत की अब स्थिति की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो कहीं यहाँ पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ही भारत की स्थिति है, जिससे कि ये जो क्षेत्र है वो गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाता है, जिससे कि लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और जल वाष्प के रूप में आगे बढ़ता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में अगर हम हिमालय की स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी भारत में इनकी स्थिति है और गर्मियों में जो भारत है वो उसका जो भूभाग है वो गर्मियों में गर्म हो जाता है, यानी कि जो समुद्र वाला क्षेत्र है वो भी गर्मियों में गर्म हो जाता है। तो गर्म होकर क्या होता है, जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की हो जाती है। हल्के होने के साथ साथ ये क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और ये अपने साथ जलवाष्प लेकर ऊपर बढ़ने लगती है ऊर्ध्वाधर दिशा में। लेकिन पवन के माध्यम से ये जो जलवाष्प होती है इसको क्षैतिज दिशा में भी ये प्रवाहित होना शुरू कर देती है और ये ठंडे प्रदेशों की ओर यानी कि हिमालय की ओर बढ़ने लगती है। चूँकि हिमालय की जो ऊंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा है तो ये जो बादलों का निर्माण होता है ये हिमालय के बीच में ही हो पाता है और हिमालय से पार करके ये नहीं जा पाता है, क्योंकि उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे ही ये जलवाष्प आगे की ओर बढ़ती है और ये हिमालय से यहाँ टकराती है तो वायु ये जो वायु है ये क्या है, आर्द्र वायु है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती है इसकी संतृप्तता बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वायु पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, यानी कि उसमें नमी को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। इसके बाद संघनन यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन प्रक्रिया के बाद ही बादलों का निर्माण होता है और ये जो बादल होते हैं वो पूरा पानी यहीं पे गिरा देते हैं, यानी कि यहाँ पे बरसात होना शुरू हो जाती है। ये बादल हिमालय को पार करके नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और ये जो है संघनन की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो जाती है और बादल बन जाते हैं। अगर बादल बनने के बाद में अगर इनकी जो रेन की क्षमता कितना प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो ऐसी प्रक्रिया को ही बादल का फटना कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये रेन शैडो रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ तक बादल पहुँच नहीं पाते हैं और बारिश नहीं हो पाती है, जिसको हम वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि अधिकांश जो वर्षा है वो हिमालय के एक तरफ ही हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, बादल का फटना, जब बारिश प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो इसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के कई शहरों में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। मई 2021 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने उल्लेख किया था कि इस बात की 40% संभावना है कि आगामी 5 वर्षों में वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि
इस बात की 90% संभावना है कि वर्ष 2021 और वर्ष 2025 के बीच कम से कम एक वर्ष ऐसा होगा जिसमें सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड की जाएगी। वह वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2016 को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि 2016 का जो साल था वो अभी तक का सबसे अधिक गर्म रिकॉर्ड किया गया था। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 2021 और 2025 के बीच में कोई ऐसा वर्ष होगा जो 2016 से भी अधिक गर्म होगा। हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में जो दशकीय तापमान की वृद्धि है वो वैश्विक तापमान वृद्धि की दर से क्या है, अधिक है। तो इसीलिए बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो हिमालयी क्षेत्रों में यानी कि हिल एरियाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बादल फटने के परिणाम यानी कि इसके बादल फटने के बाद क्या क्या परिणाम सामने आते हैं। लैंड स्लाइड यानी कि यहाँ पे भूस्खलन देख सकते हैं। फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ का आ जाना। मड फ्लो यानी कि बाढ़ के साथ साथ उसके साथ बहुत सारी मिट्टी आ जाना। लैंड केविंग का मतलब क्या है कि गुफाओं जैसा निर्माण हो जाना। लैंड स्लाइडिंग यानी कि नीचे से जो है मिट्टी का कट जाना और गुफाओं की तरह आकृति का निर्माण हो जाना। आगे बढ़ते हैं। पूर्वानुमान। वर्तमान में बादल फटने की घटना का अनुमान लगाने की कोई भी तकनीकी जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। बादल फटने की संभावना का पता लगाने की अत्याधुनिक राडार के एक बेहतर नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो कि अपेक्षाकृत काफ़ी महंगा है। तो अत्याधुनिक रडार के माध्यम से हम बादल फटने जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और जान माल से होने वाले नुकसान को भी बचा सकते हैं। इससे भारी वर्षा की संभावना वाले क्षेत्रों में इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और बादलों के फटने की घटना के अनुकूल क्षेत्रों और मौसम संबंधी स्थितियों को पहचान करके उनके नुकसान से बचा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।